तो आप सभी लोगों का वंदना जीएस क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सुबह के 10 बज चुके हैं इस समय, और आप सभी लोगों के बीच करंट अफेयर्स का सेक्शन लेके आप लोगों के लिए आया हूँ। तो आप लोग वीडियो को देखने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कर दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये करंट अफेयर्स मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा भी हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो आज का करंट अफेयर्स है, गोल्डन टेम्पल को मिला है FCRA रजिस्ट्रेशन। तो जानते हैं इसके बारे में। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अमृतसर में गुरुद्वारा हरिमंदिर साहिब या स्वर्ण मंदिर में विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम पंजीकरण की अनुमति दी है। अब यह स्वर्ण मंदिर को विदेशी दान प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। जरूरतमंदों के बीच वित्तीय और चिकित्सीय सहायता प्रदान करने के लिए सिख तीर्थ द्वारा विदेशी योगदान का उपयोग किया जा सकता है। इसका उपयोग लंगर को व्यवस्थित करने के लिए भी किया जा सकता है, जो एक मुक्त सामुदायिक रसोई घर है। तो इसके बारे में और थोड़ा आपको बता दें कि विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम 2010 जो है वो FCRA अधिनियम गृह मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है, और इस अधिनियम को भारत में शैक्षिक संगठनों के विदेशी वित्त पोषण को नियंत्रित किया जाता है। अधिनियम के तहत दान करने वाले संगठनों को हर 5 साल में खुद को पंजीकृत करने की आवश्यकता होती है। एक निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम वाला व्यक्ति पंजीकरण या केंद्र सरकार में अनुमति के बाद विदेशी योगदान को स्वीकार कर सकता है। हालांकि चुनाव उम्मीदवार, किसी भी विधायिका, संसद या विधायक, राजनीतिक दलों के सदस्य, एक पंजीकृत समाचार पत्र के प्रकाशक, न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी या सरकार के स्वामित्व वाले किसी भी निगम के कर्मचारी विदेशी योगदान स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो ICICI बैंक ने शुरू किया है एक नया स्टार्टअप। तो जानते हैं इसके बारे में। आई स्टार्टअप 2.0 है। तो जानते हैं इसके बारे में। स्टार्टअप और उद्यमियों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए ICICI ने आई स्टार्टअप 2.0 के नाम से एक नया उत्पाद लॉन्च किया है। तो जानते हैं इसके बारे में। स्टार्टअप्स के लिए कार्यक्रम जो उनकी बैंकिंग के साथ साथ पर बैंकिंग को की जो ज़रूरत है उसको भी ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि नियामक सहायता, विशेषज्ञ स्टाफिंग, लेखा, ग्राहक अधिग्रहण और ग्राहकों को डिजिटल आउटरीच। तो जानते हैं इसके बारे में थोड़ा और हम विस्तार पूर्वक। तो आई स्टार्टअप 2.0 देश का सबसे व्यापक कार्यक्रम है जो ग्राहकों को एक चालू खाता प्रदान करता है, जो 3 प्रकार में उपलब्ध है: प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर। स्टार्टअप के लिए किसी भी बैंक द्वारा सबसे व्यापक रेंज है। तो साझेदारी, निजी और सार्वजनिक सीमित कंपनियों के साथ साथ सीमित देयता भागीदारी सहित नए व्यवसाय जो 10 वर्ष तक चालू खाते का विकल्प चुन सकते हैं। तो स्टार्टअप मूल रूप से एक खाता खोल सकते हैं और निगमन के समय संतुलन खाता जो है संख्या प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बैंक ने अपने API को कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय की वेबसाइट के साथ एकीकृत किया है। तो यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नौवहन मंत्री ने समुद्री क्षेत्र के विवादों के लिए जो लॉन्च किया है वो है ओडिशा रोड पोर्ट्स। तो जानते हैं इसके बारे में। ओडिशा रोड पोर्ट्स क्या है? तो केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने समुद्री क्षेत्रों के विवादों के लिए सस्ती और समयबद्ध समाधान के लिए सारोड पोर्ट्स लॉन्च किया गया। तो सारोड पोर्ट्स के बारे में बताते हैं कि सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल विवादों का बंदरगाह नाम से एक विवाद निवारण तंत्र लॉन्च किया है। तो सारोड पोर्ट्स के बारे में थोड़ा और आपको हम बता दें कि सारोड पोर्ट्स समुद्री क्षेत्रों में मध्यस्थों के माध्यम से विवाद को निपटाने में और सहायता करेंगे, जिसमें प्रमुख बंदरगाह और निजी बंदरगाह, जेटी, टर्मिनल और बंदरगाह सहित प्रमुख बंदरगाह, पोर्ट और शिपिंग क्षेत्र भी शामिल है। तो यह NHAI द्वारा गठित सारोड रोड्स के रूप में राजमार्ग क्षेत्र में
उपलब्ध प्रावधान के समान है। यह निष्पक्ष रूप से विवादों के किफ़ायती और समय पर समाधान के लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत स्थापित किया गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो बढ़ते मैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है। तो जानिए इसके बारे में बताते क्या है। तो आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज और असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 लॉन्च किया है। तो स्मार्ट सिटीज मिशन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित एक आभासी कार्यक्रम के दौरान रूपरेखा का शुभारंभ किया गया था और CAF 2.0 के साथ मंत्री ने एफ स्ट्रीट फॉर पीपल चेंज भी लॉन्च किया। तो क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क का उद्देश्य निवेशों के साथ साथ अपने कार्यों की योजना बनाते और उन्हें लागू करने के समय जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने की दिशा में शहरों के लिए एक विशिष्ट रोड मैप प्रदान करना है। तो CAF की पहल भारत में शहरी नियोजन और विकास के लिए एक जलवायु संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित करने का है। फ्रेमवर्क में 5 श्रेणियों में 28 संकेतक है। तो जैसा कि हम बता दें थोड़ा सा कि ऊर्जा और हरित भवन, शहरी नियोजन, ग्रीन कवर और जैव विविधता, गतिशीलता और वायु गुणवत्ता, जल प्रबंधन और कचरा प्रबंधन है। तो लोगों की चुनौतियों के लिए सड़कें हमारे शहरों को अत्यधिक चलने योग्य और पैदल यात्रियों के अनुकूल बनाने की आवश्यकता की प्रतिक्रिया है। इसमें उद्देश्य शहरों को त्वरित, अभिनव और कम लागत वाले उपायों के माध्यम से चलने के लिए अनुकूल और जीवंत सड़कों का निर्माण करना है। यह चुनौती देश भर के शहरों के हितधारकों और नागरिकों के परामर्श से लोगों के लिए सड़कों की एकीकृत दृष्टि विकसित करने में सहायता प्रदान करेगी। तो हम अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो 5 राफेल विमानों के पहले बैच को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। तो 5 राफेल लड़ाकू जेट के पहले बैच को औपचारिक रूप से इंडियन एयरफोर्स में 10 सितंबर 2020 को अंबाला के वायुसेना स्टेशन में शामिल किया गया था। उन्हें अंबाला स्थित भारतीय वायुसेना के 17 स्क्वाड्रन रोज गोल्डन एरा में शामिल किया गया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 27 जुलाई 2020 को फ्रांस से राफेल विमान जेट भारत में आया था। तो आइए बताते हैं थोड़ा सा आपको राफेल जेट के बारे में। तो मल्टी रोल राफेल जेट को फ्रांसीसी एरोस्पेस प्रमुख दसॉल्ट एविएशन के द्वारा बनाया गया है। तो ये काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए थोड़ा सा आपको इसके बारे में और बताते हैं कि भारत ने 59,000 करोड़ रुपए की लागत से 36 विमानों की खरीद के लिए 2016 में फ्रांस के साथ एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किया था और सभी 36 विमानों की डिलीवरी 2021 के अंत तक पूरी होने वाली है। तो 36 राफेल जेट में से 30 फाइटर जेट होंगे और 6 ट्रेनर होंगे। तो बढ़ते हम अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर कॉन्क्लेव शुरू किया गया है। तो आइए आपको इसके बारे में बता दें कि 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर 2 दिवसीय सम्मेलन वस्तुतः शुरू हुआ है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा परिषद 2020 के हिस्से के रूप में सम्मेलन आयोजित किया गया है। शिक्षकों को सम्मानित करने और नई शिक्षा नीति 2020 को आगे बढ़ाने के लिए 8 से 25 सितंबर 2020 तक शिक्षा पर्व मनाया जा रहा है और सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 के तहत संबोधित किया है। तो कॉन्क्लेव में जो नई शिक्षा नीति 2020 के 6 विषयों पर 2 टेक्निकल सत्र यानी 2 तकनीकी सत्रों में चर्चा को दर्शाया गया है। पहला जो टेक्निकल सत्र होगा वो होगा नेशनल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी विषय पर चर्चा के साथ शुरू हुआ। कुछ अन्य विषय जिन पर चर्चा हुई है वो है कला एकीकृत और खिलौना एकीकृत शिक्षा शास्त्र, तो बचपन की देखभाल और शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षण और कोई मुश्किल जुदाई नहीं है। तो बढ़ते हम अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा अगला करंट अफेयर्स है वो बैंक के उधारकर्ताओं को राहत की आकलन के लिए भारत सरकार एक समिति गठन की है। तो भारत सरकार ने कोविड-19 संबंधित अधिस्थगन पर ब्याज की छूट और ब्याज की माफी से संबंधित बैंक उधारकर्ताओं को राहत का समग्र मूल्यांकन करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है। तो भारतीय स्टेट बैंक समिति को सचिव
सहायता प्रदान करेगी और समिति बैंकों या अन्य हितधारकों से परामर्श कर सकती है जैसा कि आवश्यक है इस उद्देश्य के लिए। तो विशेषज्ञ समिति निम्नानुसार होगी। तो राजीव महर्षि भारत के पूर्व CAG अध्यक्ष जो है, और रविंद्र H ढोलकिया पूर्व प्रोफेसर IIM अहमदाबाद और पूर्व सदस्य भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति, और B श्रीराम जो है वो पूर्व प्रबंधक निदेशक भारतीय स्टेट बैंक और IDBI बैंक के हैं। तो समिति के संदर्भ में की जो कुछ शर्तें हैं वो इस प्रकार होंगी। कोविड-19 संबंधित अधिस्थगन पर ब्याज की छूट और ब्याज पर छूट देने की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिरता को प्रभाव को मापना। इस संबंध में समाज के विभिन्न वर्गों की वित्तीय बाधाओं को कम करने के सुझाव और इस संबंध में अपनाए जाने वाले उपाय, किसी भी अन्य सुझाव और टिप्पणियों को आवश्यक माना जा सकता है जो वर्तमान स्थिति को देखा जा सकता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा अगला करंट अफेयर्स है वो है, क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2015 में भारत की GDP को -9% तक बढ़ाया। तो जानते हैं इसके बारे में। क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2020 और 2021 के लिए भारत की GDP दर -9% का अनुमान लगाया है। तो क्रिसिल ने कोविड-19 के प्रसार पर अनिश्चितता और सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता की कमी के कारण अपने पूर्वानुमान को 5% से कम कर दिया है। तो जानते हैं FY22 के लिए क्रिसिल ने भारत के GDP को 10% बढ़ाने का अनुमान लगाया है और अगले 3 वर्षों के लिए 2023 और 25 के बीच क्रिसिल और भारतीय GDP को सालाना 6.2% वृद्धि के साथ पेश करता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो वो है, मास्टर कार्ड ने सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा परीक्षण प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो आइए इसके बारे में हम आपको थोड़ा विस्तार पूर्वक बता दें कि मास्टर कार्ड ने राष्ट्रीय डिजिटल मुद्राओं का मूल्यांकन और अन्वेषण करने के लिए केंद्रीय बैंकों के लिए एक आभासी परीक्षण वातावरण सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा लॉन्च किया गया है। तो मास्टर कार्ड ने केंद्रीय बैंकों को, वाणिज्यिक बैंकों और तकनीकी और सलाहकार फर्मों को आमंत्रित किया है कि वे किसी देश या क्षेत्र में CBDC की उपयुक्तता का मूल्यांकन करें। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में और आपको बता दें कि परीक्षण मंच में केंद्रीय बैंकों को CBDC परिस्थिति के तंत्र का अनुकरण करके CDBC के लिए उपयोग के मामले में और परीक्षण रोल आउट रणनीतियों का मूल्यांकन करने की अनुमति देगी। तो जैसा कि आपको इसके बारे में बताया गया है और इसके लिए काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे इस प्रश्न से, तो वह है मास्टर कार्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है। तो वह है अजय बंगा। और मास्टर कार्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य में है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगी। तो बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो हमारा जो अगला करंट अफेयर्स है वो है, हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है। तो हुबली स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी कर दिया गया है। तो कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन को अब श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। केंद्र सरकार ने हुबली के रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के हुबलियों की लंबे समय से लंबित मांग को मंजूरी दे दी है। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम, जो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है, पिछले 5 वर्षों में दूसरी बार बदला जा रहा है। इसे 2015 में हुबली में बदल दिया गया था। तो सिद्धारूढ़ स्वामी जी एक भारतीय हिंदू गुरु और दार्शनिक थे। तो जैसा कि आप पहले भी जानते हैं कि इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया था स्टेशन का। तो हम माफ़ कीजिएगा, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज ही कर दिया गया था और मुगल सराय का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। तो बढ़ते हम अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो हमारा जो अगला करंट अफेयर्स है, NSDC लिंक्डइन पार्टनर युवाओं को डिजिटल और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और लिंक्डइन ने डिजिटल कौशल विकास के लिए मुफ्त सीखने के संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने के लिए साझेदारी की घोषणा की है। 31 मार्च 2021 तक ई-स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 140 पाठ्यक्रमों से युक्त कुल 10 शिक्षण मार्ग मुफ्त में उपलब्ध कराए जाएंगे। तो
आपको इसके बारे में बता दें कि लिंक्डइन ने भारत में 69 मिलियन से अधिक सदस्यों के आर्थिक ग्राफ के आधार पर औद्योगिक श्रम बाजार अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। इसमें स्किलिंग इकोसिस्टम को बेहतर ढंग से समझने के लिए एनएसडीसी को इन डिमांड स्किल्स, उभरती नौकरियां और ग्लोबल हायरिंग रेट्स भी शामिल होंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा अगला करंट अफेयर्स है वो पुलिस अधिकारी पूनम खत्री ने वुशु वर्ल्ड रैंकिंग का ताज पहनाया गया। तो भारतीय पुलिस अधिकारी पूनम खत्री ने पिछले साल वुशु विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने के बाद विश्व चैंपियनशिप की स्थिति का दावा किया है और उन्हें स्वर्ण पदक के लिए उन्नत किया गया है। तो पूनम हरियाणा के झज्जर जिले की रहने वाली हैं। पूनम ने महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में ईरानी प्रतिद्वंदी मरियम से फाइनल में हार गई थी, लेकिन हाल ही में मरियम द्वारा डोप परीक्षण में असफल रहने के बाद पूनम खत्री को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। तो भारतीय वुशु एसोसिएशन के महासचिव सुदैल अहमद ने यह जानकारी स्पष्ट की। तो बढ़ते हम अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा अगला करंट अफेयर्स है, पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने WHO के पैनलिस्ट की नियुक्ति की। तो महामारी संबंधी तैयारियों और प्रतिक्रियाओं के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वतंत्र पैनल ने पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को दुनिया भर के 11 पैनलिस्ट में से एक के रूप में नियुक्त किया गया। तो पैनल के दो प्रमुख न्यूजीलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हेलेन क्लार्क और साइबेरिया के पूर्व प्रधान राष्ट्रपति एलेन जॉनसन सरलिफ द्वारा निर्णय किया गया है। तो पढ़ते हैं हम अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो आज तक का करंट फिलहाल माफ़ कीजिएगा, आज का करंट अफेयर्स यहीं तक है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका फ़ायदा मिले। तो चलिए, वंदना जीएस क्लासेज में आप सभी लोगों का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करते चले, और आपके जो भी सारे डाउट्स हो वो क्वेश्चन तो वो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो जो है यहीं पे समाप्त हुआ। आप सभी लोगों का वंदना जीएस क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है और आने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।